सो गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर। आप लोग को इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। इंट्रोडक्शन मैंने दिया था फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लूँगा मैं इसमें ताकि आप लोगों के लिए बेटर हो। सो देखिए, हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, राइट। जैसे हिस्ट्री नाम बोला जाता है, सब सोचते हैं क्या कि हिस्ट्री इज़ अबाउट डेट्स, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डेट्स। या इट इज़ अबाउट डेट्स बट नॉट ओनली अबाउट डेट्स। दिस थिंग्स शुड बी क्लियर। हिस्ट्री हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारे पीछे वाले जो थे, मीन्स आवर पास्ट एंड आवर फ्यूचर, उन दोनों का रिलेशन कैसे हो सकता है या प्रेजेंट के साथ अभी जो हम वर्तमान में जी रहे हैं या आगे जो होने वाला है वो हमारे पास से रिलेटेड है, राइट। सो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी ने फर्स्ट चैप्टर प्रोवाइड किया है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो यहाँ पे दिया गया है कि ज़्यादातर लोग हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं। इज़ इट अ कंसेप्शन ट्रू? देखेंगे अभी जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर घुसेंगे हमें पता चलेगा ये बोरिंग है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूरियोसिटी का बात करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यूरियोसिटी, राइट। जैसे हम साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे अंदर कुछ राइट क्यूरियोसिटी आता है कि इससे क्या होने वाला है, ये कैसे हुआ, राइट। साइंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री, राइट। कैसे? अभी हम थ्रू द वीडियो वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। ये कैसे हुआ, राइट। सेल फोन वॉज इन्वेंटेड, इंटरनेट कनेक्शन वॉज इन्वेंटेड, और एक समय पे इन्वेंट हुए हैं। ये अभी हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, बट हिस्ट्री ये सिखाता है कि क्या पीछे हमारे पीछे वाले भी जेनरेशन जो थे, क्या ये चीज़ था उनके पास? नहीं था, राइट। तो क्यूरियोसिटी इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ। सपोज जब आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप लोगों ने कभी सोचा कि ट्रेन कब बना, कैसे बना, और सबसे पहले कहाँ पे बना? दिस थिंग्स आर टू बी थिंक। एक दूसरे केस ले लेते हैं। हम सब चाय बहुत पीते हैं, फ्रॉम चिल्ड्रेन टू ओल्ड मैन। या हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमें सब चाय ऑफर करते हैं। सो क्या कभी आपने सोचा चाय कैसे बना, कहाँ बना, कब बना? सो ये सारे चीज़ सोचने वाले हैं, और ये आपके चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। और ये एक्टिविटी मेरे तरफ से है कि आप रिसर्च करें इन सब चीज़ों के। As you all are in lockdown, so आप इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि कैसे ये सारे चीज़ आए, और उससे पहले जो लोग थे वो क्या इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रांसपोर्ट, वो क्या इस्तेमाल करते थे। अगर चाय उससे पहले नहीं था तो उससे पहले क्या पीते थे, राइट। एक दिन में कोई चीज़ नहीं बन जाता है। अभी हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, उससे पहले कोई चीज़ दूसरी चीज़ में हम ट्रैवल करते थे, पर एरोप्लेन नहीं करते थे हम। एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड इन 1903 एंड हु इन्वेंटेड? राइट ब्रदर्स, सबको पता है। सो उससे पहले हम क्या चीज़ से जाते थे? कोई तो हवाई मार्ग था नहीं जो हवाई मार्ग से हम चले जाएं, राइट। तो ट्रैवल के लिए हमें टाइम भी लगता था। सो ये सारे चीज़ आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ये सारे चीज़ कीजिए और हमें बताइए, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचने वाले हैं कि विच डेट्स
आपका सेकेंड पेज पे होगा विच डेट्स, एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 8 के पेज नंबर 2 पे देखिएगा कि एक टॉपिक होगा ब्लैक बोल्स, विच डेट्स, कौन सी डेट्स हमें पढ़ना है। अभी देखिए, आपके घर में कोई बर्थडे होता है, आपका बर्थडे, आपको डेट याद रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको उस दिन सबसे बर्थडे विश करवाना है, या टुडे इज़ माय बर्थडे, या आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप अगर विश नहीं किए तो बुरा मान जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, राइट? सो आपके हिसाब से दीज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट? सपोज योर मदर्स एनिवर्सरी, it is important for you, mother's birthday, everything, these things are related to you and these are important for you. वैसे ही हिस्ट्री में कुछ डेट्स हैं जो अपना एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, राइट? और अभी जो चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी डेट्स होंगे, जो भी सिचुएशंस होंगे, वो रिलेटेड होंगे ब्रिटिश इंडिया से, ओके? सो आप देखिए डेट्स, यहाँ पे ब्रिटिश के डेट के हिसाब से हम ब्रिटिश के लिए कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं। सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल से। उनके लिए गवर्नर जनरल्स बहुत ही मायने रखते हैं। From the first Governor General to the last Viceroy, Lord Mountbatten, they are quite important, and the life of their chronology is very much important to them. ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल थे उनका लाइफ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ब्रिटिश इंडिया के पीरियड के दौरान, क्योंकि जो भी हिस्ट्री बनता है वो इनके लाइफ, वो जो भी करते हैं, जो भी अचीवमेंट्स करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो चीज़ हिस्टोरिकल बन जाता है। सो ब्रिटिश के हिसाब से दीज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। या तो गवर्नर जनरल्स बहुत सारे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए, जैसे आप लोगों को याद होगा 1857 का जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस करने का बहुत कोशिश किया गया। उससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए, उसको भी सप्रेस करने का कोशिश किया। सो ये सारे डेट्स जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस रखे जाते हैं, हमें डेट्स याद है, राइट? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हम सब जानते हैं, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो ये डेट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो अब एक चीज़ आ गया यहाँ पे कि जो ये हिस्ट्री लिखा गया है ना, ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री, ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है, तो उनके लिए जो अच्छा है, ये जो जो चीज़ ऑफिशियल है, इनऑफिशियल नहीं, जो ऑफिशियल है वही सारे चीज़ हमको पढ़ने को मिलेगा। इनऑफिशियल क्या हुआ था वो सारे चीज़ हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। हम सारे जो चीज़ पढ़ेंगे ऑफिशियल पढ़ेंगे, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है? अब हमें अपना हिस्ट्री मीन्स द इंडियन हिस्ट्री, हमें अपना हिस्ट्री भी तो चाहिए। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिडंट गिव ए स्पेस टू द इंडियंस। हमें कोई स्पेस नहीं मिलता है ब्रिटिश हिस्ट्री के दौरान, तो हमें भी अपना एक हिस्ट्री चाहिए ताकि हम भी अपना हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड रख सकें, राइट? सो ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ नहीं की हमारे लिए, क्योंकि ब्रिटिश के हिस्ट्री में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं था, हमारा कोई जगह नहीं था, वो हमें कुछ समझते ही नहीं थे, ओके? फिर ये जब गया, ये पीरियड जाने के बाद जस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पीरियोडाइज। दैट इज़ हम हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम कैसे पीरियोडाइज करेंगे कि ये पीरियड इसने रूल किया, ये पीरियड उसने रूल किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक नाम, जेम्स मिल।
ओके, रिमेंबर जेम्स मिल। सो जेम्स मिल, ठीक है। So James Mill was a Scottish philosopher. Was a Scottish philosopher, economist. तो इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया। अब यहाँ पे बता दो पीरियोडाइज का मतलब क्या है। देखिए, जैसे हिस्ट्री, हमारा जो हिस्ट्री है वो अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इससे पहले एक अटेम्प्ट किया गया था किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। 1817, याद रखिएगा 1817 जेम्स मिल रॉट अ बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। उसके दौरान जेम्स मिल ने डिवाइड किया इंडियन पूरे हिस्ट्री को एज हिंदू, मुस्लिम्स, देन ब्रिटिश। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जेम्स मिल ने रिलीजन्स के ऊपर उन्होंने पीरियोडाइज कर दिया इंडियन हिस्ट्री को। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हिंदूज रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन द मुस्लिम्स इन द मेडिवल पीरियड रूल्स ऑल ओवर द इंडिया, राइट, एंड ब्रिटिशर्स came after that. बट क्या ये सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। मेरे बोलने से पहले थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि क्या ये सही है कि हम हिस्ट्री को एज ए रिलीजन डिवाइड कर सकें। एक ब्रिटिशर्स ने एक रिलीजन के वाइज हमारा हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, पर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एंशियन इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें भी बहुत सारे रिलीजन्स थे, बट हमने रिलीजन वाइज हमने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड नहीं किया। ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया, जब हमारा जो सबसे पहला इतिहास है एंशियंट इंडिया, प्राचीन काल जो है, उसमें भी बहुत सारे रिलीजन थे हिंदू को छोड़ के। देयर वॉज बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। सो हम उसको एंशियंट इंडिया बोलते हैं। वी डोंट से इट एज हिंदू और मुस्लिम। और मुस्लिम उस टाइम नहीं आए थे। मुस्लिम्स नियरली केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी, ठीक है। 11th सेंचुरी भी बोल सकते हैं क्योंकि उनसे भी पहले सब कुछ आक्रमण हुए थे, बट सबसे द मुस्लिम स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम 1206 AD। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। सो जेम्स मिल का ये जो ओपिनियन था वो ब्रिटिशर्स ने तो बहुत माना, पर हम सब भी माने ये सही नहीं था, क्योंकि धर्म नहीं आता है। हमारा एंशियंट इंडिया भी जो था उसमें हम धर्म की बात नहीं करते हैं, और धर्म की बात ये है कि हम धर्म के हिसाब से हम किसी का रूल ये नहीं कर सकते थे, ठीक है। और सबसे पहली गलती जो जेम्स मिल ने की कि उनका सोच जो था कि एशियाटिक सोसाइटी, जो एशिया जो सोसाइटी है, राइट, इंडिया इज़ इन एशिया सब कंटिनेंट, राइट, तो एशिया के कंटिनेंट में हमारा इंडिया है। सो उन्होंने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यूरोपियन से बहुत पीछे रहते हैं एशियंस हर मामले में। तो ये सारे चीज़ सोच के उन्होंने ये भी सोचा कि ब्रिटिश अगर पूरे के पूरे भारत पे अगर कब्जा कर लेते, कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, इफ़ दे विल एनेक्स द होल ऑफ इंडिया, दे कैन मेक सिविलाइज्ड इंडिया। जस्ट थिंग्स,
जेम्स मिल ऐसे सोचते थे कि अगर वो पूरे के पूरे इंडिया पे रूल करने लगे तो इंडिया को मतलब बहुत डेवलप कर सकते हैं, बहुत सिविलाइज बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। एवरी एज, एवरी पीरियड हैज सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव थिंग्स। कुछ अच्छे चीज़ भी हुए थे, जैसे कुछ कुरीतियाँ चल रही थी हमारे ब्रिटिश इंडिया में, राइट। तो उस समय ब्रिटिशों ने उन चीज़ों को बंद कर दिया, जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरिज, है ना। तो जो क्या होते थे ना, सती जो थी वो क्या था, जब किसी के हस्बैंड मर जाते थे तो उसके वाइफ को उसके चिता पे जिंदा जलाया जाता था। जस्ट थिंक दिस थिंग्स। तो ये बहुत दुखदायक था और ये चीज़ ब्रिटिशों ने हटाया। तो ये कुछ चीज़ सुधार किए उन्होंने, बट हम इससे ये नहीं बोल सकते हैं कि ब्रिटिश हैज़ डेवलप्ड वेरी थिंग्स। ब्रिटिश ने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया जिससे इंडिया एक डेवलप हो, बल्कि ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा है। हाउ, आई विल टेल यू। ये वीडियो देखने के बाद जस्ट गो फॉर रिसर्च, गूगल में जाइएगा, जस्ट सर्च फॉर इट। ड्यूरिंग 1700 AD, याद रखिएगा 1700 AD तक कौन सा कंट्री वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री था। ओके, फिर सर्च कीजिएगा कि ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, दैट इज 1800 AD, कौन सा कंट्री रिचेस्ट बन गया। अगर ये आप देखेंगे गूगल में सर्च करके, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि वही मिल ने बोला कि ब्रिटिशर्स के बिना इंडियंस कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, डेवलपमेंट आ नहीं सकता, है ना। और मिल ने यहाँ तक कह दिया कि जो ब्रिटिश आने से पहले जितना भी एज, जितना भी पीरियड था, दैट इज़ द एंशियंट इंडिया एंड द मेडिवल इंडिया, बोथ वेर द डार्क एज। मिल ने इतना कह दिया कि जो उनसे पहले जितना राजाओं ने रूल किया, जितना अभी तक हुआ था इंडिया में, वो सारे के सारे डार्क एज थे। मतलब उन्होंने कुछ नहीं, खाली बहुत ख़राब काम हुए हैं, अभी तक कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। ओके, अब एक चीज़ है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, वही other historians divided history into, always remember, ancient India, medieval and modern, both for the world and the India. Okay, world का भी वही है, ancient history, medieval history and modern history. अब एक चीज़ देखिए, अब हम ये किस बेसिस पे डिवाइड करें कि एंशियंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है या मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया में एक डेफिनेशन दिया गया कि आप डेमोक्रेट हैं, आपके पास डेमोक्रेसी है, यू हैव अ रीज़न, मतलब आप सोच सकते हैं, आपका सोचने का शक्ति आ चुका है कि ये गलत है, कुछ सही गलत का फ़र्क आपको समझने में आ रहा है, तो आप मॉडर्न एज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, देयर इज़ इक्वलिटी, देयर इज़ लिबर्टी फॉर एवरीथिंग। अगर ये सारे चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देन यू आर इन मॉडर्न एज। अगर नहीं तो आप उसके पीछे वाले में हैं। तो ये चीज़ अगर नहीं है तो वो मेडिवल हो गया, अगर है तो मॉडर्न हो गया। तो सबसे पहली बात कि हम ब्रिटिश इंडिया को हम मॉडर्न एज या मॉडर्न पीरियड में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? कारण है, और वो कारण क्या है आपको बताता हूँ। कॉलोनियल रूल। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कंक्वेस्ट करके
उस पर कब्जा करके उसके कल्चर, उसके आज़ादी, उसके हर एक ट्रेडिशन कल्चर को तबाह कर दे, उसका फ्रीडम छीन ले, इन चीज़ों को हम कॉलोनियल में गिनते हैं। सो जब ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया वी डोंट हैव फ्रीडम, वी डोंट हैव लिबर्टी, वी डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, एनीथिंग। आपके पास कुछ राइट नहीं था, आपको जानवर को की तरह ट्रीट किया जाता था। सो आप कैसे मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर चुके, तब तक आप मॉडर्न इंडिया में प्रवेश नहीं कर सकते अनलेस यू आर अ डेमोक्रेट। यू हैव राइट्स, you have liberty to do whatever, your culture is protected, your traditions are following by you, these things make you civilized, right? So ब्रिटिश के दौरान ये सारे चीज़ नहीं थे, तो हम क्या बोलेंगे इस पीरियड को? कॉलोनियल पीरियड। बहुत से सारे हिस्टोरियंस ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। सो ब्रिटिश पीरियड को हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल पीरियड। ओके। और सिर्फ इंडिया ही नहीं था, बहुत सारे कंट्री थे। क्योंकि जो ब्रिटिश था ना, वो सिर्फ इंडिया पे रूल नहीं कर रहा था। उसकी टैक्टिक्स देखिए, वो सिर्फ इंडिया पे रूल नहीं कर रहा था, वो बाकी सारे पूरे वर्ल्ड पे रूल करने का उसने मतलब अपना पूरा कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया हुआ था ब्रिटिश ने। इवन अफ्रीका, अमेरिका, द सुपर पावर अमेरिका, जस्ट थिंग्स, ये सारे कंट्रीज़ जो बहुत बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ कॉलोनियल रूल के अंदर थे, जहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा करके उसके लोगों पे अत्याचार करते हैं, उनको ठीक से जीने नहीं देते हैं, दे डोंट हैव लिबर्टी। तो ये सारे कॉलोनियल पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़, अब हमें कैसे पता चला? हाउ डू वी नो? हम कैसे जानते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाउ डू वी नो। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपके पेज नंबर 5 में, आपको हिस्ट्री बुक पेज नंबर 5 देखिएगा, वहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा, एक टॉपिक होगा हाउ डू वी नो, और उस देखिएगा व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। आप देखिए 1757, राइट, बैटल ऑफ पलासी हुआ था। 1757 से आप मान के रखिए 1947 तक, इतना साल ब्रिटिश ने हम पे रूल किया। और ये सारा हमें कैसे पता चला कि ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, कैसे हुआ? तो सारे चीज़ हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड से मिलेगा। क्योंकि ब्रिटिश एक चीज़ बहुत अच्छे किए हैं, क्या? वो इम्पोर्टेंस जानते थे कि जो भी चीज़ हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, रिटन रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें हर एक डिपार्टमेंट बना के रखा था, और हर एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड उस डिपार्टमेंट के पास होता था। एक चीज़ नोट करने वाली है कि द नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s, 1920, याद रखिएगा 1920 में नेशनल established, नेशनल आर्कीव वाज established। सो अब ये नेशनल आर्कीव क्या है आप लोगों को बता दूं कि आर्कीव होता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो एक कुछ रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है, कि उस पीरियड में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, गवर्नमेंट कैसे चल रहे थे, क्या पॉलिसीज़ थी, वो सारे चीज़। तो एक उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये ब्रिटिशर्स ने ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने सारा रिपोर्ट्स रखा। ओके। और ये सारे रिकॉर्ड्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? द कलेक्ट्रेट ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, है ना। फिर आपको लॉकर्ट्स में मिल जाएंगे, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन में मिल जाएंगे, बहुत सारे। अब एक चीज़ देखिए क्या है, आपके बुक नंबर
सॉरी पेज नंबर 5 में देखिए, इन द early years of the 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, उसको मिड 19th सेंचुरी में क्या किया गया, अच्छा से उसको कैलीग्राफिस्ट को बुला के, जो वो होते हैं ना अच्छे से लिखते हैं ना, जिनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स, ओके। सो वो बहुत अच्छे से लिखते थे और उसको प्रिजर्व करके रख देते थे ब्रिटिशर्स। फिर जब 19th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तब तो इसने सब कुछ बदल के रख दिया। पहले क्या था कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होते थे। अब प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद दे कैन मेक्स वेरियस कॉपी ऑफ दैट हार्ड कॉपी। सो वो सारे चीज़ को कॉपी करके अब हर एक के पास हो सकते थे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, राइट। अब एक देखिए, नेशनल आर्कीव में म्यूज़ियम भी इंक्लूड है। आप कभी म्यूज़ियम घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देखोगे किसी राजा का तलवार है, राइट। अब किसी में देख सकते हैं भगत सिंह का बंदूक है, टीपू सुल्तान का तलवार है, वेरियस थिंग्स यू कैन फाउंड इन द म्यूजियम्स। तो ये सारी चीज़ क्या बताते हैं, वो तलवार है तो किस चीज़ से बना हुआ था, उस समय क्या मटेरियल यूज़ हुआ जाता था, उस समय कितने एडवांस हो चुके था आदमी, हमें ये सब सारी चीज़ बता रहा है, राइट। तो वी कुड अर्न दिस नॉलेज फ्रॉम sorry from this institution, that is the National Archives and the museums, okay। और ये सारे ना हर एक ये जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सारे डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। अब एक चीज़ है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पेज नंबर 5 के कॉर्नर में जो दिया होता है आप सब वो चीज़ को स्किप कर देते हैं, बट माय फ्रेंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि आप देखें, प्लीज़ देखें ज़रूर, ठीक है। एक चीज़ देखिए, मैं पढ़ के दूंगा आपको, जस्ट रिमेंबर आप वो चीज़ पढ़िएगा ज़रूर कि रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट ने क्या रिपोर्ट दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन ए म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। Here is a sample of kind of reports the Home Department got from the different dockyards. So ये होम डिपार्टमेंट, ठीक है, होम गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दिया गया था एक डॉकयार्ड से, मतलब इंडियन रॉयल नेवी, उस समय जो नेवी थे उसको इंडियन रॉयल नेवी मीन्स ब्रिटिश के अंदर थे तो इंडियन रॉयल नेवी बोला जाता था। तो वहाँ पे हमारे इंडियंस ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उस रिविलियन को सप्रेस्ट करने के लिए, मतलब उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो जो कदम उठाए गए थे वो सारे चीज़, वो रिकॉर्ड डिपार्टमेंटल को सेंड किया जाता था, रिटन रिकॉर्ड्स, कि हमने ये किया वो किया और ऐसे। तो जस्ट सोचिए 1946 में ये चीज़ हो गया था कि बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा रिवोल्ट होने लगा था ना। ये आप पूरा पढ़िएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे, अब हम हिस्ट्री जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी हमें सच्चा हिस्ट्री चाहिए। अगर ब्रिटिश इंडिया लिखेंगे, ब्रिटिश इंडिया के हिस्टोरियंस लिखेंगे तो ब्रिटिश के लिए लिखेंगे या ब्रिटिश के लिए अच्छा लिखेंगे, ये चीज़ भी देखिए। देयर इज़ नो सेकुलर हिस्टोरियंस, मतलब वो किसी मतलब निष्पक्ष होकर हिस्ट्री नहीं लिखा जाता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि निष्पक्ष होकर लिखे। जैसे राजा के टाइम में भी अगर हिस्ट्री लिखा जाता था तो कुछ हिस्टोरियंस इनाम पाने के लिए, रिवॉर्ड्स पाने के लिए या कुछ टाइटल्स पाने के लिए वो राजा के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें लिखते थे। तो हम वही चीज़ पढ़ते हैं और हम उस राजा को अच्छा या भला बुरा उस रिकॉर्ड से पता चलता है, ठीक है। तो अब हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, द सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। अबे सर्वे क्या है? तो जैसे आप सर्विस में एक चीज़ इंक्लूड कर लीजिए, जैसे सेंसस, ठीक है। तो ये सर्वे से ही सेंसस आया। ब्रिटिश इंडिया ने
सर्विस को इम्पोर्टेंट दिया। उन्होंने बहुत सारे सर्विस किए, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्विस, ठीक है, बायोलॉजिकल सर्विस, बोटानिकल सर्विस, जूलॉजिकल सर्विस, बहुत सारे सर्विस हैं जिसके थ्रू हमें एक सच्चा अच्छा हिस्ट्री मिले, जो प्योर हो, निष्पक्ष हो, जो बताए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये सारे सर्विस बताएंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल में आप देख रहे हो कि बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइट से बहुत सारी चीज़ मिल रही है। आपने एंशियंट इंडिया में पढ़ा होगा, राइट, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हड़प्पन साइट में बहुत चीज़ मिला जाता है कि वो क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ से मिलते हैं। सो सेंसस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सर्वे करने के दौरान हमें पता चलता है कि उस समय जो फ्लोरा था, फौना था, क्या क्या था वहाँ का, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज हाउ, कैसा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारी चीज़ जानने के लिए हमें इस सर्विस का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू रीड दिस थिंग्स। सो फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, याद रखिएगा, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ था? सेंसस, ठीक है। और वो हर कितने साल के बाद होता है? 10 साल के बाद होता है। हर एक 10 साल के बाद सेंसस होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हर स्टेट में, हर पूरे के पूरे इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ के क्या प्रोफेशंस हैं, जो लोग हैं वहाँ के क्या खाना खाते हैं, क्या ये करते हैं, वो सारे हमें सेंसस से पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, लास्ट टॉपिक पे हम पहुँचे हैं कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल्स। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताता है, ठीक है। सो देखिए, अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो क्या नहीं बताता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को लिखा है, तो अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, जो उनको दिखाए कि वो अच्छे थे। मीन्स दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये सारे चीज़ बताए, वो कुछ अच्छी चीज़ भी करते थे ताकि उनका वो चीज़ ना दिखे, ख़राब चीज़ ना दिखे। ख़राब चीज़ को छुपाने के लिए कभी कभी अच्छा चीज़ करना पड़ता है, राइट। तो वही ब्रिटिशर्स भी करते थे कि अपने ख़राब चीज़ को छुपाने के लिए कुछ अच्छे काम कर भी दिया करते थे, ठीक है। सो जैसे हमें अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो सारे चीज़ नहीं मिलते हैं जो हमसे छुपाया गया है, तो सारे चीज़ कहाँ मिलेंगे? वो सारे ऑटोबायोग्राफीज़ में मिलेंगे हमें, किसी के लेखनी में, मीन्स किसी के जीवन के बारे में कोई लिखा